सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम आजकल सारे गाड़ी में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसके बारे में जानकारी करना हम लोगों को ज़रूरत है। जैसे कि इंजन में बहुत सारे सिस्टम हैं, कूलिंग सिस्टम है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, उसके बाद इग्निशन सिस्टम है। ये सारे सिस्टम को हम लोगों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। व्हीकल में जैसा व्हीकल स्पीड, उसके बाद ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो कंट्रोल कौन करता है? नॉर्मली ड्राइवर जो है वही कंट्रोल करता है। लेकिन अभी जो एमिशन नॉर्म्स आ गया, उस हिसाब से अभी जो इंजन कंट्रोल सिस्टम है वो ड्राइवर का कंट्रोल से पोल्यूशन कंट्रोल पूरी नहीं होता है, जिसके चलते हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम लागू करना पड़ा। इसमें आप देखिए मेनली 3 पार्ट है इसका, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम का। एक ईसीएम है, इनपुट सिस्टम है, आउटपुट सिस्टम है। ये जो इनपुट सिस्टम है इसमें सेंसर्स है, आउटपुट सिस्टम में एक्चुएटर्स है, और ईसीएम जो है मेन डिसीजन मेकर है। हम लोग ये तीनों चीज़, ईसीएम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं, एक्चुएटर्स और सेंसर्स, इसके बारे में जानकारी करेंगे। अभी जैसे कि हम लोग बताया, सेंसर्स इनपुट डिवाइस है। नॉर्मली कुछ सेंसर के बारे में हम यहाँ पर दिखा है, जैसा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, एयर टेम्परेचर, जो इनलेट एयर है उसका टेम्परेचर, एग्जॉस्ट में कितना ऑक्सीजन है, एक्सीलेटर पैडल पोजीशन, उसके लिए भी सेंसर होता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैमशाफ्ट पोजीशन। ये सब पोजीशन, प्रेशर या जो ऑक्सीजन या कुछ भी जानकारी करने के लिए ये जो इनपुट देता है वो सेंसर ही करता है। जैसा हम लोग क्रैंक सेंसर बोलते हैं, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन, वो पोजीशन सेंसर भी है, और इंजन स्पीड का सेंसर भी है, इंजन स्पीड सेंसर भी उसको बोला जाता है। तो ये सारे जो सेंसर है ये ईसीएम को यानी ईसीयू को इनपुट देता है। अब सेंसर क्या है? सेंसर जो है रिसीव एंड रिएक्ट टू ए सिग्नल। जैसा हमारे शरीर में बहुत सारे सेंसर है, आँख है, कान है, नाक है, स्किन है, ये सब सेंसर का काम करता है। अब एक तो सेंसर के बारे में हम लोग बाद में इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सेंसर जब इनपुट दिया तो ईसीएम उसको रिसीव करता है। अब ये सिग्नल आइदर एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, जो भी सिग्नल हो ईसीएम उसको रिसीव करता है। ईसीएम रिसीव करने के बाद उसको एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है कि क्या करना है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, कंट्रोलर बोल सकते हैं। ईसीएम सर्व्स एज द प्रोसेसर और डिसीजन मेकर इन एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है उसमें ईसीएम जो है ये डिसीजन मेकर है।
इस ECM में जो दो मेन पार्ट्स है, एक माइक्रो प्रोसेसर है और एक मेमोरी है। एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है और उसको माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम को डाल दिया जाता है। अब ये प्रोग्राम जो है ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इसमें यही बताया जाता है कि ECU को क्या करना है। अब प्रोग्राम के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर डिसीजन ले सकता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि हम बताए ECU के साथ बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस लगा हुआ है जो कि सेंसर्स है। ECM के अंदर में एक लुकअप टेबल होता है जो कि मेमोरी है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ता है। उसमें फॉर्मूलास होता है, स्पेसिफिकेशन होता है और वो जहाँ पर ये सारे चीज़ को स्टोर करता है उसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग डाटा भी बोल सकते हैं। आजकल जो हम लोग ECU या ECM जो यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर ECU 16 बिट का है। ऐसा है कि जब ज़्यादा ECU यूज़ होता है तो उस टाइम में हम लोग उस सारे ECU को CAN यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के सहारे जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसा गाड़ी में ABS सिस्टम है, उसके बाद लाइटिंग सिस्टम है, तो अगर उसके लिए अलग अलग ECU लगा हुआ है तो CAN यानी कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के थ्रू उसको जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइसेस है उसको हम लोग एक्चुएटर्स बोलते हैं। इन ए कंट्रोल सिस्टम एन आउटपुट डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में, तो उसको हम लोग एक्चुएटर बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे जो डंपर टिपर है उसमें एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है। हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर में एक पिस्टन रहता है, पिस्टन के साथ एक लिंकेज लगा हुआ रहता है। लिंकेज जो डाला यानी हम लोग कंटेनर बोलते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जब हाइड्रोलिक प्रेशर पिस्टन के ऊपर में एक्ट करता है तो लिंकेज को आगे बढ़ाता है और जैसे ही कंटेनर ऊपर जाता है तो उसके अंदर में जो सारे जो गुड्स है वो दूसरे जगह में हम डाल दे सकते हैं। तो ये इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर यूज हुआ यानी हाइड्रोलिक एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। जो लिंकेज का मूवमेंट है वो मैकेनिकल मूवमेंट है, तो इसको हम लोग एक्चुएटर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुएटर है ये जैसा कि इंजेक्टर को दिखाया गया, ये फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया है। ये एक ऐसा टाइप का इंजेक्टर है जिसके अंदर में फ्यूल इंजेक्शन के लिए हम लोग सोलेनॉइड को यूज़ किया। सोलेनॉइड को जब इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होगा तो इस टाइम में इसके अंदर में जो नीडल है वो ऊपर हो जाएगा और फ्यूल इंजेक्शन होगा। तो ECM तय करता है कि कितना फ्यूल सप्लाई करना है और कितना देर तक सप्लाई करना है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। जैसे शुरू में स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ता है, हाई स्पीड में ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ता है, बीच में कम फ्यूल सप्लाई करना। ये ECM क्या करता है, उसमें आउटपुट के थ्रू इंजेक्टर में सिग्नल भेजता है और उसी हिसाब से इंजेक्टर काम करते रहता है। अब ECU हमेशा इनपुट डिवाइस से इंफॉर्मेशन यानी डाटा रिसीव करता है। अब लुकअप टेबल या मेमोरी में जो डाटा स्टोर है, जो डाटा हम लोग ECU को प्रोग्राम करने के टाइम में डाला है उसको ECU चेक करता है। तब ECU डिसाइड करता है
कब इंजेक्शन होना है और कितना देर तक इंजेक्शन करना है। अब इंजेक्टर जैसे कि हम बताएं सोलेनॉइड ऑपरेटेड है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। नॉर्मली मैकेनिकल जो इंजेक्टर था, जब तक ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड इंजेक्टर नहीं हुआ था, तो उस टाइम में मैकेनिकली ओपन क्लोज करने में काफ़ी टाइम लग जाता था, तो एक्यूरेटली हम लोग फ्यूल मीटरिंग नहीं कर पाता था। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली ईसीएम कैसे काम करता है। जैसा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है, ये इंजन का जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर को ईसीएम को भेजता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ईसीएम टेम्परेचर को नहीं समझता है। ईसीएम खाली इन टर्म ऑफ वोल्ट्स या वोल्टेज के थ्रू जो भी सिग्नल भेजा जाएगा वही ईसीएम को समझ में आएगा। तो टेम्परेचर जो है उसको हम लोगों को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है वो नॉर्मली एनटीसी टाइप का होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें क्या होता है, जब इसके अंदर का जो थर्मिस्टर है उसमें जब भी वो गर्म होता है तो उस टाइम उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। अब कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के थ्रू ईसीएम करंट सप्लाई कर रहा है, यानी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। मान लीजिए 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। अब 5 वोल्ट जब सप्लाई कर रहा है तो उस टाइम में जब शुरू में इंजन ठंडा है तो उस टाइम में जो टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री है। नेचुरली उस टाइम में टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 30 डिग्री या 35 डिग्री जो टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम में जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है कूलेंट टेम्परेचर के थर्मिस्टर के थ्रू वो कुछ वैल्यू होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटने लगेगा। रेजिस्टेंस घटने से वोल्टेज सप्लाई भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब 90 डिग्री या 95 डिग्री टेम्परेचर हुआ उस टाइम में वोल्टेज जो है 4.5 वोल्ट हुआ। तो 4.5 वोल्ट जब ईसीयू को मिलेगा उस टाइम में उसके अंदर में प्रोग्राम में हम लोग डाल दिया है कि 4.5 वोल्ट जब सप्लाई होगा तो ईसीयू को क्या करना है। ईसीयू क्या करेगा, जो आउटपुट डिवाइस है उसमें सिग्नल भेजेगा। जैसे इंजन कूलिंग फैन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैन क्लच है। नॉर्मली इंजन जब ठंडा रहता है तो उस टाइम में पंखा घूमता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंखा अगर चलेगा तो इंजन और ठंडा होगा। जबकि हम लोगों को इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी में 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब तक ऑपरेटिंग टेम्परेचर में इंजन नहीं पहुंचेगा तब तक कूलिंग फैन को चलाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 95 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ यानी 4.5 वोल्ट सप्लाई हुआ तो ईसीएम को समझ में आ जाएगा अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैन क्लच को करंट सप्लाई करे, यानी वोल्टेज सप्लाई करे। वोल्टेज सप्लाई होने से इंजन कूलिंग फैन के अंदर में एक रिले है, रिले को ऑलरेडी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये ईसीयू से सिग्नल जा रहा है, यानी थोड़ा सा वोल्टेज जा रहा है। जो रिले है, रिले का जो कॉन्टैक्ट ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने से क्या होगा, फैन चालू हो जाएगा। उसके बाद ईसीएम और
कूलेंट टेम्परेचर का जितना भी सिग्नल जा रहा है उसको ध्यान में रखेगा नहीं, ध्यान देना ही नहीं है। फिर कब देगा, जब मान लीजिए 4.5 वोल्ट से 4.75 वोल्ट हो गया, उस टाइम में एक फंक्शन के लिए हम लोग ईसीएम को प्रोग्राम कर दिया। क्या करना है, इंजन का टेम्परेचर 110 डिग्री हो गया, इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इंजन जो है सीज हो जाएगा, तो उस टाइम में इंजन को बंद कर देना है। तो ईसीएम इमीडिएटली जो इंजेक्टर है उसमें फ्यूल सप्लाई बंद कर देगा। फ्यूल सप्लाई बंद कर देने से इंजन बंद होगा। ड्राइवर के लिए भी ऐसा जो पैनल है उसके अंदर में दिया हुआ है टेम्परेचर गेज, लेकिन अगर ड्राइवर देखे या नहीं देखे, ईसीएम हमेशा उसको मॉनिटर कर रहा है टेम्परेचर को। 110, किसी इंजन में 115 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही हो जाएगा इमीडिएटली फ्यूल सप्लाई ऑफ, तो इंजन ऑफ। अब जो प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग बात कर रहा था, ईसीएम में जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशिंग ऑफ ईसीयू। ये जो फ्लैशिंग किया जाता है, यानी ईसीएम को प्रोग्रामिंग जो किया जाता है, ये हर एक मैन्युफैक्चरर का जो असेंबली लाइन है उसका एंड में, जिसको हम लोग एंड ऑफ द लाइन बोलते हैं, वहाँ पर एक स्टेशन है जिसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि इस फ्लैशिंग का काम करता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो प्रोग्राम हम लोग डाल रहा है क्या सारे गाड़ी में एक ही तरह का प्रोग्राम होगा? नहीं, एक पर्टिकुलर मॉडल जो होगा उसका अगर एक तरह का मॉडल है तो एक ही प्रोग्राम सब में डाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मॉडल चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल 4 सिलेंडर इंजन के लिए जो प्रोग्राम होगा वो 6 सिलेंडर इंजन के लिए वो सेम प्रोग्राम नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम होगा। उसके बाद एक देखिए, एक डायग्नोस्टिक के बारे में बोला। डायग्नोस्टिक मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। जैसे ईसीयू में हम लोग फ्लैशिंग कर देने के बाद, यानी प्रोग्राम डाल देने के बाद, एंड ऑफ द लाइन में वहाँ पर जब इंजन को रन कराया जाएगा, चला के देखा जाएगा। ऑलरेडी एक बार इंजन जब टेस्टिंग हो के आया उस टाइम में उसका भी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू ही टेस्टिंग किया, लेकिन गाड़ी के साथ लगने के बाद इंजन का बहुत सारे पैरामीटर चेंज हो जाता है, उसको ठीक करना है, जो कि डायग्नोस्टिक सेंटर में वहाँ पर भी एक लैपटॉप है या एक पीसी होना चाहिए या कोई कंप्यूटर होना चाहिए जो कि ये सारे काम करेगा। और डायग्नोस्टिक का एक गाड़ी के अंदर ही हम लोग कुछ ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक के लिए भी अरेंजमेंट रख दिया, जो कि ड्राइवर उसको देख सकता है। देख के कुछ कुछ काम जो है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक का काम, यानी ठीक करने का काम अपने से कर सकता है। अब हम लोग ये जो प्रोग्राम में बोल रहे हैं, तो प्रोग्राम मेरे ख्याल से अभी हम बताया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इसको प्रोग्रामिंग जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग हैं, यानी आदमी है, उसका जो ब्रेन है उसमें भी प्रोग्राम करने का ज़रूरत पड़ता है। कैसे प्रोग्रामिंग होता है? जब स्कूल में जाता है बच्चा तो उस टाइम में उसको तस्वीर दिखाया जाता है, शेर है, डॉग है, तो बच्चा का दिमाग में चले जाता है कि शेर का तस्वीर कैसे है। अभी मान लीजिए कोई जंगल से जा रहा है हम लोग, तो उस टाइम में शेर का आवाज़ आएगा, तो शेर का आवाज़ हमारे से जो सेंसर है वो कान के थ्रू ब्रेन में जाएगा। ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि भाई ये कुत्ता का नहीं है आवाज़, ये शेर का आवाज़ है। तो उस टाइम में ब्रेन जो है इंस्ट्रक्शन देगा कि भागो, भागने से ही बच सकता है, नहीं तो
मुश्किल है। तो ये सब प्रोग्राम में ही आता है। ब्रेन का प्रोग्राम का एक और एग्जाम्पल हम दे रहा है, जैसा कि मैथ का टीचर बहुत सारे फार्मूला वगैरह या कुछ मैथ बना के हम लोगों को दिखा देता है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम में सेम मैथ तो आता नहीं है, दूसरा ही मैथ आया, उसको जब सॉल्व करना है तो हम लोगों को बहुत सारे फार्मूला देखना पड़ेगा कि ये मैथ के लिए कौन सा फार्मूला चाहिए। मान लीजिए कोई अलजेब्रा का फार्मूला अगर चाहिए, अगर वो आपको याद नहीं है तो आप मैथ को सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम लोग ईसीएम को बहुत सारे फार्मूला अगर स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी प्रोग्राम के थ्रू उसका लुकअप टेबल में डाल दिया। जैसे कि आपका टीचर का सिखाए हुए या बताए हुए फार्मूला से मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो है ईसीएम जो है अपने आप बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है। आप एक ही फार्मूला से कोई मैथ कर सकते हैं, कोई सारे फार्मूला से एक मैथ कर सकता है, लेकिन वो दिमाग में सारे कुछ आपका होना चाहिए। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में जो भी हम लोग लुकअप टेबल में फार्मूला स्पेसिफिकेशन डाला है वो पर्टिकुलर काम के लिए होना चाहिए। तो पर्टिकुलर काम जो है उसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब जैसे इंजन स्पीड कितना है, तो अगर 1500 आरपीएम है उस टाइम में हम लोग को मालूम है कि इतना फ्यूल सप्लाई होना चाहिए। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, उस वक्त कूलेंट टेम्परेचर कितना है या एयर टेम्परेचर, अंदर में एयर जो जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, ये सारे चीज़ कैलकुलेट करके ईसीएम डिसीजन लेता है कि एग्जैक्टली उस टाइम में कितना फ्यूल सप्लाई करना है। इसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर नॉर्मली हाई ऑल्टीट्यूड में काम आता है, ये रेफरेंस का काम के लिए है। जैसे मान लीजिए हाई ऑल्टीट्यूड में वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। नेचुरली अगर हम लोग जो पहले प्रोग्राम किया नॉर्मल प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उस टाइम में एक्सीलरेटर पैडल दबाने से जो फ्यूल सप्लाई होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एयर क्वांटिटी वहाँ पर कम हो गया। तो नेचुरली फ्यूल ठीक से बर्न नहीं होगा और एमिशन होगा। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ये नॉर्मली जो पेट्रोल इंजन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो इग्निशन सिस्टम है उसमें काम आता है। किस टाइम में स्पार्क होना है, तो कैमशाफ्ट का पोजीशन ईसीएम को जानना जरूरी है, नहीं तो करेक्ट टाइम पर वो स्पार्क नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखा कि इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। एक बार जस्ट शॉर्ट में ईसीएम मेन पार्ट्स हैं जो डिसीजन मेकर है, उसके साथ बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस यानी सेंसर लगा हुआ है। सेंसर सम फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ईसीएम के अंदर में जो लुकअप टेबल है वो मेमोरी में है। जैसे कि हम बताया कि एक ईसीएम जो है नॉर्मली गाड़ी में 16 बिट का मेमोरी वाला ईसीएम लगता है, उतना काफ़ी है इंजन का कंट्रोल सिस्टम के लिए। अब ये इनपुट मिलने के बाद ईसीएम डिसीजन ले रहा है मैपिंग करके कि एयर टेम्परेचर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे चीज़ को देख के कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में इंजन या इंजन का आरपीएम कितना है, तो सारे कुछ मैपिंग करके
ईसीएम को तय करना है कि कितना फ्यूल डिलीवरी करना है यार, कितना फ्यूल डिलीवरी क्वांटिटी, साथ साथ में टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट टाइम में और करेक्ट क्वांटिटी में फ्यूल अगर सप्लाई नहीं होगा तो फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनेगा नहीं। ये मोटा मोटी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम का बारे में हम लोग बताया। थैंक यू वेरी मच।